हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे SCERT कक्षा 9 का इतिहास, चैप्टर 5 नाजीवाद। यूरोप में दो महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, जिसमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही दो उदाहरण हैं। नाजीवाद का एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई एवं जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उनके नेतृत्व में नात्सी क्रांति का मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला है गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और 10 नवंबर 1918 ईस्वी को हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के साथ जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एल्बर्ट को चांसलर बनाया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 ईस्वी को लागू हुआ। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ देखते हैं जर्मनी के तात्कालिक स्थिति क्या थे। गणतंत्र की स्थापना, वर्साय की अपमानजनक संधि, आर्थिक संकट, क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें, साम्यवाद का बढ़ता खतरा। अब हम आगे चलेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है, परंतु नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा। जनता में काफ़ी आक्रोश था। वर्साय की अपमानजनक संधि। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वस्तुतः यह संधि काफ़ी कठोर एवं आरोपित थी। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया। आल्सेस लॉरेंस का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया और जर्मन क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दी गई और उस क्षेत्र का शासन राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साय की संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। नंबर तीसरा है आर्थिक संकट। इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी। युद्ध में जर्मनी की काफ़ी वित्तीय क्षति हुई थी। युद्धोपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच गई। आर्थिक दृष्टि से खस्ताहाल जर्मनी पर वर्साय संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि लाद दी गई। इस समय यहाँ कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी। इसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्र ने छीन लिए थे और समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। अतः सारे जर्मनी में अर्थव्यवस्था एवं असंतोष का वातावरण मौजूद था, जिसमें हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण किया।
नंबर 4 है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई, परंतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। इधर मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता रहा, जो व्यावहारिक कदम नहीं था। नंबर 5 है साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहार वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तात्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी। चारों ओर निराशा और अराजकता का वातावरण था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच रही थी कि उसे हिटलर जैसी तेजस्वी नेता मिला, जिसकी आवाज में जादू था और जिसके करिश्माई व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण तो था ही। जर्मन जनता से उन्हें खुशहाली का वादा किया तथा राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया। जर्मन जनता उनके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य अपने हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं हिटलर और उसके कार्य। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसे सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर उनका फ्यूहर नेता बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबल्स जैसा हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफी संपन्न था, अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था एवं उसने जनाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की, जिसमें उन्होंने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया। आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया तथा सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेसमैन के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 ईस्वी के लोकार्नो समझौते ने जर्मनी के वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। 1924 ईस्वी में जर्मनी के निम्न सदन खाइस्टैग राइखस्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले और वहीं 1928 ईस्वी के चुनाव में घटकर 12 हो गया।
इस प्रकार नाजी पार्टी एवं हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी। इसी समय 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुए विश्व आर्थिक मंदी तो हिटलर के लिए नाजी जीवन का संदेश लेकर आया। विश्व आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था। अब वाइमर गणतंत्र ने जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। सॉरी फ्रेंड्स। अब वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने अपने परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र, वर्साई संधि एवं यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया तथा उन्हें जर्मनी के वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराया। उसने मध्य वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया और साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपना समर्थक बना लिया। अब नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि होने लगी। 1930 ईस्वी के चुनाव में उसे 107 सीटें मिली तथा 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त की, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। फलतः उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया गया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीत कर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नात्सी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। अगस्त 1934 में अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडनबर्ग की मृत्यु होने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया तथा अब उसने नाजीवाद दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव के वातावरण का निर्माण हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध नजदीक दिखाई पड़ने लगा। अब आइए पढ़ते हैं नाजीवाद दर्शन। नंबर 1 है नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दल का सफाया कर दिया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज को दफनाने का प्रयास हुआ, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये है स्वास्तिक चिन्ह, जिसे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। आइए देखते हैं नंबर 2। यह दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। हिटलर ने भी समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। हिटलर इस कार्य को इंग्लैंड और फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया। अंततः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने को खड़ा पाया। नंबर 3 है नाजीवाद दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ नहीं है। नंबर 4 है यह दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया है। चूंकि जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद एवं सैनिक तत्व की परंपरा रही है, अतः हिटलर ने जर्मनी के इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया तथा अपने आक्रामक वक्तव्यों के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया। अब पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। नंबर 5 है नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया।
उसने विशेष कारागृह की स्थापना की जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइखस्टाग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मढ़ दिया गया। इस प्रकार उनका राजनैतिक जीवन समाप्त कर दिया गया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, एवं एक नेता था, हिटलर। नंबर 6 है, नाजीवाद दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को महिमा मंडित किया जाता है। इस प्रकार नाजीवाद दर्शन द्वारा जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया। हालांकि उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किया तथा देखते ही देखते जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। परंतु हिटलर ने अपने शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोधी बन गया। हालांकि राष्ट्रवादी होना देश के हित में है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरकर जर्मन मनोवृत्ति के पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जो शायद राष्ट्र हित में नहीं था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरा दुनिया स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध के नज़दीक खड़ा पा रहा था। आइए कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट गए थे, मैं उन्हें फिर से बता दूं। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों से लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। आइए देखते हैं नाजीवाद का प्रभाव। पहला प्रभाव है, यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। दूसरा, विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचा। नंबर तीसरा है, पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलनों में तेजी आई। नंबर 4 है, यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं हिटलर की विदेश नीति। प्रथम विश्व युद्धोपरांत पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। पूरे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। अतः हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। उसने विदेश नीति के मूल सिद्धांत थे। नंबर 1 है, वर्साई संधि को भंग करना। दूसरा है, सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में संगठित करना। तीसरा है, जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना। चौथा है, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है, राष्ट्र संघ से पृथक होना। हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1933 में जिनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने जर्मन प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया एवं 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। दूसरा है, वर्साई की संधि को भंग करना। 1935 ईस्वी में हिटलर ने वर्साई की संधि को निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मनी अपने को वर्साई संधि से मुक्त समझेगा। नंबर तीसरा है, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। हिटलर ने 1934 ईस्वी में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि की जिसके अनुसार यह तय हुआ कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे। नंबर 4 है, ब्रिटेन से समझौता। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी अपनी सैन्य शक्तियों, स्थल और वायु सेना बढ़ा सकता है, बशर्ते वह अपनी
नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। आइए इस पॉइंट को देखते हैं। हिटलर की विदेश नीति: राष्ट्र से पृथक होना, वर्साई की संधि को भंग करना, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता, ब्रिटेन से समझौता, रोम बर्लिन धुरी, कॉमिंटन विरोधी समझौता, ऑस्ट्रिया और चिकोस्लाविया का विलय, पोलैंड पर आक्रमण। आइए आगे देखते हैं। नंबर 5, ये रहे कुछ मैप्स। इसमें आप देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ है। आइए नंबर 5 देखते हैं। ये इसमें उन चीज़ों को दर्शाया गया जिसमें हिटलर के काल में जर्मनी कैसा था, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। आइए नंबर 5 को देखते हैं। रोम बर्लिन धुरी: हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग कर दिया था। अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया और इस प्रकार रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासक जनरल फ्रैंको की भी मदद पहुंचाई। सॉरी, यहाँ पे जो कुछ लाइंस हैं उनमें सेंटेंस सही नहीं लग रहे हैं, इसको मैं दोबारा पढ़ दे रही हूँ। इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासक जनरल फ्रैंको को भी मदद पहुंचाई। नंबर 6 है कार्मिंटन विरोधी समझौता: साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कार्मिंटन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 7 है ऑस्ट्रिया एवं चिकोस्लाविया का विलय: जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना भी हिटलर की विदेश नीति का लक्ष्य था। अतः वह ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। प्रारंभ में इटली ने विरोध किया, परंतु अंततः जर्मनी ने जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। फलतः हिटलर का मनोबल काफी बढ़ गया। चिकोस्लाविया के सुडेटनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे, अतः हिटलर ने चेक सरकार से सुडेटनलैंड की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। फलतः इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता था, अतः उसने 1939 में ही समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, परंतु मित्र राष्ट्र मूक दर्शक की भूमिका में बने रहे, जिससे हिटलर का मनोबल बढ़ता गया। पोलैंड पर आक्रमण: 8वां है पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड के डार्जिलिंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी के कुछ भूभाग दे दिए गए, जिसे पोलिस गलियारा कहा जाता है। हिटलर ने डार्जिलिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारे की मांग की एवं इसी प्रश्न पर जब उसने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया, तो फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया और इस प्रकार द्वितीय विश्व 1939-1945 की शुरुआत हुई। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया तथा प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र देशों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। 1945 में जब विजयी सेना बर्लिन पहुंची, तब तक हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तानाशाह से मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आइए देखते हैं। ये वर्ष है और नाजी पार्टी सदस्यों की कुल संख्याएं हैं। वर्ष 1924 में नाजी पार्टी में सदस्यों की कुल संख्या 32 थी। 1928 में नाजी पार्टी सदस्यों की कुल संख्या 12 थी। वर्ष 1930 में नाजी पार्टी सदस्यों की कुल संख्या 107 थी। वर्ष 1932 में नाजी पार्टी सदस्यों की कुल संख्या 230 थी। राइखस्टैग
निम्न सदन, राइट हैशटैग को निम्न सदन कहा जाता है, में नाजी पार्टी की स्थिति ये दर्शाई गई है कि किस वर्ष में कितनी संख्या थी। तो संख्या कुछ घटते कुछ बढ़ते रही है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।